ओके सो सब लोगों को वेलकम। और इस चैप्टर में हमने अभी तक जो है वो क्लोनिंग डिस्कस कर चुके हैं हम। क्लोनिंग ऑफ जीन, ठीक है। जीन सीक्वेंसिंग देख चुके हैं, डीएनए एनालिसिस इसको अभी हमें आज देखना है, ठीक है। इसके साथ जीनोमिक मैक्स ये भी देखना है। टिश्यू कल्चर हमारा हो गया है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गया है। बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में किया यूज है, इसका कुछ पार्ट हो गया है, कुछ आज हम देखेंगे। और स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी आज देखेंगे। तो आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरा ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होगा। जी अनाबिया, सुबह मैंने दूसरे चैप्टर की क्लास ली थी। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैंने बोला था ना कि इस क्लास में मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी क्या होती है, बल्कि थोड़ा सा पहले डिजीजेस के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद जीन थेरेपी की बात करेंगे, ठीक है। तो डिजीजेस में सबसे पहले हमारे पास आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जेनेटिक काउंसलिंग होता है, अम्नोसेंटेसिस हो गया, जीन थेरेपी को डिस्कस करना है। इससे पहले हमारे पास हंगटिंगटन डिजीज, हंगटिंगटन डिजीज का पता है? हंगटिंगटन डिजीज, हंगटिंगटन डिजीज का पता है किसी को? हंगटिंगटन डिजीज, दो डिजीजेस पढ़ते हैं और उसके बाद वो करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टार्टिंग विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास क्या है? यस, तो सबसे पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ जेनेटिक, वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वेलकम। वॉइस में आप मेरे चमचे हो, आपको पता ही नहीं यार। So cystic fibrosis is a genetic condition. It is caused by a faulty gene that affect the movement of salt and water and in and out of the cell. This along with the recurrent infection can result build up a thick sticky mucus in the body tubes passageway, particularly lungs and digestive system. सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है बताए? हमारे पास ना एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं CFTR जीन। कौन सा जीन? CFTR जीन। CFTR स्टैंड फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। ये जीन होता है, ये जीन अल्टर हो जाता है, ठीक है। ये जीन क्या करता है? ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम CFTR कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो सेल की सेल मेम्ब्रेन में लगा रहता है, ठीक है। और उसका काम ये होता है कि सॉल्ट और वाटर का, स्पेसिफिकली वो क्लोराइड आयन की एक्सचेंज करवाता है, क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट करवाता है। लेकिन जब CFTR नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे एयरवेज है ना, इनमें जो है वो चीजें अकोमुलेट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड आयन एकुमुलेट होता है, इसके साथ साथ फिर क्या होता है बताए? क्लोराइड आयन इधर अकोमुलेट होता है, तो अब हमारे पास ये पूरा ना फ्लूइड फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है। देखिए, ये आप लोगों का नॉर्मल हेल्दी एयरवे है। ओके ओके गुलाम दस्तगीर, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, ये नॉर्मल एयरवे है, लेकिन ये देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, जिसमें क्या हुआ है? एयरवे के अंदर देखो कितना म्यूकस जमा हो गया है। तो ये म्यूकस क्यों हुआ है? ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ CFTR। CFTR एक जीन है जिसमें डिफेक्ट है, और उसकी वजह से हमारे पास एक CFTR प्रोटीन होती है जो कि इधर मेम्ब्रेन में लगी रहती है, जो कि क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट करवाती है। प्रॉपर क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द लंग कंजेशन एंड इन्फेक्शन, malabsorption of the nutrients by the पेंक्रियाज बोला है इसने, या पेंक्रियाज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर एयरवे के अंदर इतना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा बताए? दो चीजें होंगी। एक हमारे पास तो ये है कि यहाँ पे ना ये बेस्ट सूटेबल कंडीशन होती है इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया को तो सिर्फ फ्लूइड चाहिए, उसके अंदर वो सही से ग्रो करेगा। तो सुपर एडेड बैक्टीरियन इन्फेक्शन होंगे नंबर 1। और नंबर 2, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। डिफिकल्टी इन सांस लेने में, ब्रीदिंग में क्या होगा? ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। तो ये है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस। और सिमिलरली सिस्टिक फाइब्रोसिस ना सिर्फ इधर ये काम करता है, बल्कि आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, वो यूरिनरी ट्रैक जो है उसमें कई बार सिस्टिक फाइब्रोसिस में यही फाइब्रोसिस, ये वाला जो लिक्विड है ना, ये ओविडक्ट में भी आ जाता है। तो वहां पे भी फिर वो इनफर्टिलिटी वगैरह भी कॉज करवा देता है, ठीक है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है हमारे पास। तो क्लियर है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस?
कई बार सिस्टिक फाइब्रोसिस को पूछता है कि ये कौन से जीन में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, तो ये एक CFTR जीन होता है, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से होता है। CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्लोराइड आयन का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता, और क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट जब सेल के अक्रॉस सही से नहीं हो पाती, तो हमारे एयरवेज के अंदर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर और जितने भी एयरवेज हैं या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पे लिक्विड की डिपोजिशन और म्यूकस की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफिकल्टी, न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते GIT से, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, और इट कैन लीड टू द इनफर्टिलिटी, अगर ये फ्लोपियन ट्यूब में हो जाए, फीमेल इनफर्टिलिटी वगैरह कॉज करवा देगा, ठीक है। ओके, गर्ल्स का इंटरनेट इशू है, ओके ठीक है। फिर अब देखें दोबारा से इसके ऊपर वापस आए तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ जेनेटिक कंडीशन, इट इज कॉज्ड बाय द फॉल्टी जीन, ठीक है, दैट इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर नहीं, स्पेसिफिकली क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ साथ वाटर भी होता है, तो क्लोराइड आपको पता है ना, NaCl, ठीक है, तो क्लोराइड आयन, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, this along with the recurrent infection can result build up of thick sticky mucus in the body's tube passageway, particularly in the lungs and the digestive system, ठीक है। तो इसमें सांस लेने में फिर डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। आगे जाएं, आगे देखें एक दूसरी डिजीज है, यहाँ देखें, ये आप लोगों को नॉर्मल एयरवे दिख रहा होगा, ठीक है, कितना आजाद आजाद सा, और ये देखें सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला कितना पैसेजवे कितना इफेक्टेड है, ठीक है। ये देखो ये नॉर्मल है, और ये देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला कितना थिक और इन्फ्लेम्ड है, तो यहाँ से क्या अच्छे से गैसेज एक्सचेंज हो पाएगा, आंसर है नो, ठीक है। तो ये हेल्दी, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, और सिस्टिक फाइब्रोसिस फिर अल्टीमेटली डेथ, ठीक है। एक दूसरी डिजीज है हंगटिंगटन डिजीज, हंगटिंगटन डिजीज। हंगटिंगटन डिजीज में क्या होता है कि हंगटिंगटन डिजीज इज द कंडीशन दैट स्टॉप्स द पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली ओवर टाइम। तो हमारे पास ना क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर क्या होता है, एक जीन होता है विच इज कॉल्ड HTT जीन। तो ये HTT जीन में क्या होता है, कोई म्यूटेशन हो जाती है, और उससे हमारे पास करप्टेड HTT प्रोटीन बनती है, और दिस प्रोटीन लीड टू न्यूरो डिजेनरेशन, ठीक है, न्यूरो डिजेनरेशन होती है, और जब न्यूरो डिजेनरेशन होगी मतलब ब्रेन के जो कुछ कुछ पार्ट डैमेज होंगे, तो जो ब्रेन का साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आपको ब्रेन का साइज देखो कितना कम रिड्यूस सा लग रहेगा, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं एट्रोफी ऑफ बेसल गैंग्लिया, ठीक है। एट्रोफी का मतलब साइज कम होना, हाइपरट्रोफी का मतलब साइज का बढ़ जाना, ठीक है। और ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, अल्जाइमर में भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अल्जाइमर में भी ब्रेन को पढ़ाया था, ये वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है न्यूरो डिजेनरेशन हो रही है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेन के पास ब्रेन तो कुछ काम जो है वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है। ये देखिए दिस इंडिविजुअल इज suffered due to cystic fibrosis, ठीक है। यहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस सॉरी हंटिंगटन डिजीज के कुछ सिम्टम्स हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब बात को समझेंगे नहीं, किसी चीज को सही से समझ नहीं पाएंगे, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, ठीक है। एक तो लड़कियों वाले मूड स्विंग्स होते हैं वो तो अलग हैं, ये मूड स्विंग्स दूसरे हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती रहेंगी, हाथ कहीं कहाँ मूव कर रहे हैं, कहीं कहाँ मूव कर रहे हैं। हेलुसिनेशन होंगी, व्हाट इज हेलुसिनेशन, एनीवन, हेलुसिनेशन का बता दो मुझे भी। स्पीच में डिफिकल्टीज आएंगी, बोल सही से नहीं कर सकेंगे। बिहेवियरल प्रॉब्लम और पर्सनैलिटी चेंजेस होंगे, ठीक है, 1 मिनट में कुछ और 1 मिनट में कुछ और, ठीक है। यस, हेलुसिनेशन क्या होता है, व्हाट इज हेलुसिनेशन, ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जो उसको सही में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हेलुसिनेशन 3-4 टाइप का होता है। एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन वो होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन वो होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास वो सुनेगा ना तो उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देंगी, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी लेकिन उसको अजीब अजीब सुनाई देंगी, ठीक है। एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल में क्या होगा, उसको अजीब अजीब पिक्चर्स अजीब अजीब शक्लें दिखाई देंगी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और एक होता है स्मेल ऑल्फैक्शन से ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, मतलब रियल में उसके पास में भी उस तरह की चीज एग्जिस्ट ना करती हो लेकिन उसको उस तरह की स्मेल होगी। एक होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, कुछ आप लोगों ने देखा होगा जो जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो उनमें भी ये सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बार बार ना अपने बॉडी में से उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी पे कोई चीज चल रही है, और बार बार अपनी बॉडी को, मतलब जैसे हमारी बॉडी पे अगर कोई चीज जा रही है ना, कोई छोटा बग वग या कोई छोटी चीज,
तो उसको हम मतलब उठा के फेंक देते हैं ना, या मतलब वो जैसे कपड़े पे डस्ट लग जाते हैं तो उसको हम वैसे क्या करते हैं, उसे उसे हम क्या बोलते हैं, वो कर देते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, मतलब बार बार अपनी स्किन को टच करेंगे, बार बार वो करेंगे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हेलुसिनेशन होता है। ये कौन सी डिजीज में होता है, हंटिंगटन में होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास, ये तो हमारे पास दो दो डिसऑर्डर ऐसे हैं। इसके अलावा देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हमारे पास किस वजह से होते हैं, जो हमारे पास जीन म्यूटेशन की वजह से और इन इन चीज़ों की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, जो स्किज़ोफ्रेनिया है, पागलपना, उसके पीछे भी इसी चीज़ का बताया जाता है। अल्जाइमर डिजीज इसी यही चीज़ है, पार्किंसंस में भी यही चीज़ है, डायबिटीज मेलाइटस यही चीज़ है। ठीक है, तो ये मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स है, ये आप लोगों के उसमें पता नहीं है या नहीं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, डिफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट मतलब वो डिफेक्ट्स जिसमें क्या हो, एक सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल जीन। तो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल क्लिफ्ट पैलेट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी, ये यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स होते हैं। और एक होते हैं हमारे पास मल्टीफैक्टोरियल, मल्टीफैक्टोरियल में बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इंसेफेली, एटॉपिक एलर्जीज, क्लेफ्ट पैलेट, क्लब फुट, congenital heart disease, congenital lip dysplasia, congenital scoliosis, diabetes, epilepsy, hydrocephalus, hyperlipidemias, manic dispersive psychosis, non-specific MR, NTD, neural tube defect। ठीक है, प्रेसनाइल डिमेंशियाज, ठीक है, पाइलोरिक स्टीनोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट मेटा, तो ये सारे के सारे डिफेक्ट्स हमारे पास मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब इनके पीछे बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो और ये हमारे पास सारे के सारे इनके कॉजेज क्या हैं, जेनेटिक। ठीक है, फिर कुछ सिंड्रोम्स होती हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये पता नहीं आप लोगों के इस चैप्टर में है या नहीं। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, अबाउट हमारे पास ना कम से कम 4000 डिफरेंट जेनेटिक डिजीजेस हैं, जो कि तकरीबन 1 से 2% बन जाता है, 102% बन जाता है किसका, 1 to 2% बन जाता है प्रॉपर सारे डिजीजेस का। तो देखें जेनेटिक डिजीजेस इतनी सारी हैं, क्लेफ्ट पैलेट, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये तो आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स बताइए, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, सीएफटी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, जी इतनी सारी। ठीक है, तो अब इनके इनको ट्रीट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो एक 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 इनका ट्रीटमेंट है जिसे हम जीन थेरेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। ठीक है, तो जीन थेरेपी को आज हम डिस्कस करते हैं कि जीन थेरेपी कैसी होती है। अच्छा, एक चीज और होती है, अब लोगों ने शायद सुना हो SCID के बारे में, SCID, डू यू गाइस नो अबाउट SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID के बारे में। ये देखें, ये एक डिजीज है, क्लासिकल सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस तरह से देखें, ये सिम्टम्स हैं, रेयर बट एग्जैक्ट इंसिडेंस, many genes, ये poly multifactorial defects है, infant healthy at birth but have recurrent severe infections, failure to thrive। SCID में क्या होता है, हमारे पास ना एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ADA एंजाइम। ठीक है, एडिनोसिन डी अमाइनेज, ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम नहीं बन पाता। ये एंजाइम एक्चुअली में ना हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, उनकी मैच्योरेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब ये एडीए नहीं बनेगा तो उन एंजाइम्स की मैच्योरेशन नहीं होगी, उन एंजाइम्स की मैच्योरेशन, वो एंजाइम बनेंगे नहीं, तो वो एंजाइम नहीं बनेंगे, तो हमारे पास टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगे। जब वो मैच्योर नहीं होंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, इम्यून सेल क्या होंगे, टी सेल्स बी सेल्स क्या होंगे, कम होंगे, एब्सेंट और लो टी सेल काउंट, एब्सेंट और नॉन फंक्शनल बी सेल्स। ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत पिलर हैं, ये पिलर ऐसा समझे। तो ये सेल्स जब नहीं होंगे ना, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिजीज होती रहेगी, इन्फेक्शंस होते रहेंगे। ठीक है, और हाई मोर्टेलिटी रेट इन द फर्स्ट ईयर, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो पहले तो उन्हें कोई कोई ना कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बाद में सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, और पहले ही साल में हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, मतलब पहले ही साल में जिन बच्चों को SCID होते हैं वो मर जाते हैं।
ठीक है। पॉसिबल क्योर इसका होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ठीक है, फ्रॉम हेल्दी डोनर। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट का करके वो करते हैं। ये देखें, ये है आप लोगों के पास नॉर्मल पर्सन, ये है SCID वाला पर्सन। नॉर्मल पर्सन का इम्यून सिस्टम ये देखें, इसमें देखो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं, ठीक है, कैन फाइट इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन है उसको अच्छे से फाइट करेगा, कोई भी पैथोजन आएगा अच्छे से फाइट करेगा। लेकिन SCID में देखो इम्यून सिस्टम कैसा है, इसके पास बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नहीं है, या कम है, या डिक्रीज्ड है, तो ये क्या करेगा, कैन नॉट फ्लाइट, ठीक है, तो ये फाइट नहीं करेगा, तो ये हमेशा बीमार ही रहेगा, ठीक है, हमेशा बीमार रहेगा इसका मुंह, और ये हमेशा होश रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये खुश रहेगा और ये हमेशा नाराज रहेगा, ठीक है। तो SCID सब लोगों को क्लियर है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्लियर है सब लोगों को? ओके। अब हमारे पास एक चीज है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी को डिस्कस करने से पहले जरा मैं आप लोगों को वो वाली डायग्राम, इस बुक की स्लाइड जरा दिखा दूं कि इस बुक की स्लाइड्स में कहाँ है ये चीज, और मैं आज आप लोगों को ये स्लाइड्स भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यस, टिश्यू कल्चर हो गया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक एप्लीकेशन हो गया, ट्रांसजेनिक 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 क्रॉप्स, वरीज अबाउट, आप लोगों ने, हाँ, सम जेनेटिक डिसीजेस, तो ये देखें आप लोगों को ये सारी मैंने पढ़ा भी दी। हंटिंगटन डिजीज कॉज, इट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील, क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है इसका। द इफेक्ट इंडिविजुअल आर ऑलमोस्ट सर्टेनली हेटेरोजाइगस फॉर द डिफेक्टिव, ठीक है। सिम्टम्स, appearance of symptom is usually delayed until age of 40 to 50. The disease is characterized by the progressive mental deterioration which is accompanied by the involuntary muscle movement. फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस का मैंने बताया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, MD कैट में पूछ सकता है या पेपर में पूछ सकता है कि बताओ इनका जीन कहाँ पे होता है, ठीक है। Symptoms, तो it is characterized by the tendency of chronic lung infection and inability to absorb fat and other nutrients from the food. Treatment क्या है, तो भाई most patient can help by daily phototherapy for their lung problems and period of treatment with a pancreatic extract, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट इसका है जीन थेरेपी, ठीक है, बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यहाँ पे आ चुका है, इसमें ये एंजाइम डिफेक्ट होता है एडिनोसिन डी अमाइनेज, ठीक है, तो ये एंजाइम जो है वो डिफेक्टेड होता है, इस एंजाइम का जो जीन होता है ना वो डिफेक्टेड होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है जीन थेरेपी करके या फिर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करके, ठीक है। तो अभी मैं जीन थेरेपी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि जीन थेरेपी से हम कैसे SCID को ट्रीट कर सकते हैं, या कोई भी जेनेटिक डिजीज है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। SCID तो एक एग्जांपल है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि ये बहुत सारे डिजीज के लिए यूज हो सकता है जो भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं जरा SCID को, SCID को कैसे ट्रीट किया जाता है। SCID तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, जैसे इसका ट्रीटमेंट देखें जरा आप, कि जीन थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। या अल्लाह खैर, कहाँ है भाई जीन थेरेपी, ये रहा आप लोगों का SCID, और यहाँ पे रहा आप लोगों का जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी में हमारे पास क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, जीन का मतलब होता है जीन और थेरेपी का मतलब होता है थेरेपी, तो यही होता है जीन थेरेपी। देखो कैसे दिया पेपर में ना, देखो स्ट्रैटेजी होती है अटेम्प्ट करने की। पेपर में आप लोग जाएंगे, एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी से आप क्या बोलेंगे, आप एग्जामिनर को ये बोलेंगे कि भाई जीन का मतलब होता है जीन, ठीक है, और थेरेपी का मतलब होता है थेरेपी, ठीक है। तो फिर सेंट वो आपसे ना वो आपसे क्या हो जाएगा, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, और फिर बोलेगा यार इतना अच्छा लिखा है मेरे बच्चे ने, मैं तो पूरे मार्क्स दूंगा इसको, तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये अंदर की बात है, अंदर ही रहनी चाहिए, पता है आप लोगों को। ओके, चले भाई जीन थेरेपी के ऊपर आए, जैसे नाम से ही क्लियर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीन, जीन मतलब वही DNA का जो पर्टिकुलर पार्ट है जो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है या कुछ भी,
ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या करेंगे, उसकी थेरेपी करेंगे, ठीक है, उसकी मालिश करेंगे, ठीक है। थेरेपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसकी हम मालिश करेंगे, फिजियोथेरेपी होती है ना वैसे ही। तो उसकी मालिश हम कैसे करेंगे, उसकी मालिश मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। उसकी मालिश हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस का यूज़ करेंगे, कुछ बैक्टीरियोफेज वायरसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो खैर भाई, जस्ट किडिंग। जीन थेरेपी में क्या होता है, हम जो डिफेक्टिव जीन्स होता है ना, डिफेक्टिव जीन, उसकी जगह पे ना हेल्दी वर्जन, उस जीन का हेल्दी वर्जन लगाते हैं, ठीक है। और फिर वो जीन क्या होता है, अपना नॉर्मल काम करता है, ठीक है। ओके। तो इसमें मोर और लेस वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टाइप की चीज़ होती है इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास ना सिंपल ये है पूरा का पूरा, ये है पूरा का पूरा प्रोसेस कि हम कैसे करते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास हम लेट से जीन थेरेपी से एससीआईडी को ट्रीट कर रहे हैं। एससीआईडी में हमारे पास क्या है, एससीआईडी में जो एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम है ना, इसका जो जीन है वो डिफेक्टेड होता है, वो नहीं होता। तो हम एडीए का जीन लेंगे, एडीए का जीन हमें सीक्वेंस कहाँ से पता है, तो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता है कि एडीए की सीक्वेंस क्या है, या फिर वैसे भी हमें पता है एडीए की सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है, एक बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है, ऑडिबल विजिबल? अस्सलाम वालेकुम या कौमुल पाकिस्तानी है, हाज़तल पैगामुल वब, ओके। सो हमारे पास देखो जीन थेरेपी का क्या प्रोसेस है। हमने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिड विद द क्लोन्ड नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड लेंगे, एक बैक्टीरिया लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल एडीए जीन डालेंगे, एडीए जीन, ठीक है। ये एडीए जीन हम कैसे लेंगे, तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा ना, पूरा का पूरा प्रोसेस वो वैसा ही लगेगा। तो एडीए के थ्रू, एडीए एडीए के थ्रू हमने एडीए जीन ले लिया बैक्टीरिया के अंदर, यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने एडीए का जीन ले लिया। अब देखो इसके प्लाज्मिड के अंदर आप लोगों को ये ग्रीन कलर का जीन नजर आ रहा होगा, दिस जीन इज, ये जीन है एडीए के लिए जीन, ठीक है। ओके। अब हम ना एक रेट्रोवायरस लेते हैं, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस हमारे पास ये वायरस है। अब इसके अंदर से ना हम इसको जो क्लोन्ड एडीए जीन होते हैं ना, उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। कैसे कर देते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। और हमारे पास फिर क्या होता है, रेट्रोवायरस इसलिए है ना कि जो हमारे इम्यून सिस्टम पे जो टी सेल्स और बी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो वो रेट्रोवायरस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई रेट्रोवायरस, नॉट एनी अदर वायरस लाइक कोविड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। रेट्रोवायरस डायरेक्ट हमारे टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जाके अटैक करते हैं ना, तो इसलिए, ठीक है। तो बात करेंगे इसके ऊपर, इसलिए रेट्रोवायरस लिए। तो हमने वो जीन लिया, उस जीन को हमने रेट्रोवायरस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब रेट्रोवायरस क्या कर देगा, देखो ये देखें, क्लोन जीन, क्लोन एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेट्रोवायरस। और अब इस रेट्रोवायरस से हम क्या करेंगे, जो हमारे जो इम्यून सेल्स है ना, जो प्रोजेनिटर इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, टी सेल्स विद डिसेबल्ड एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम एससीआईडी पेशेंट, ठीक है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एससीआईडी का पेशेंट है, उसकी बॉडी से हम वो टी सेल्स लेंगे, या फिर वो सेल्स जो टी सेल्स को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो सेल्स जो टी सेल्स को बनाते हैं उन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं ना, स्टेम सेल, ठीक है। या उन स्टेम सेल्स को हम ले लेंगे, या फिर डायरेक्ट टी सेल्स को ले लेंगे, ठीक है, और इनको इन्फेक्ट करवा देंगे इस रेट्रोवायरस से, ठीक है। उनको जब इन्फेक्ट करवाएंगे इस रेट्रोवायरस के थ्रू, तो ये रेट्रोवायरस क्या कर देगा, ये रेट्रोवायरस इसके अंदर ये जो डीएनए आ गया है हमारे एडीए जीन का, अब वो क्या होगा, वो हमारे पास
अब उसको इन्फेक्ट करेंगे जैसे ही, तो आपको पता है वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंसर्ट करवा देता है, ठीक है। और रेट्रोवायरस की ये हुसूसियत होती है, जैसे एचआईवी का वायरस रेट्रोवायरस होता है, तो उसके अंदर ये हुसूसियत होती है कि वो उसका जो डीएनए होता है ना, वो जाके हमारे पास हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। मान लो ये हमारा डीएनए है, तो जब हम ये जीन थेरेपी करवाएंगे ना, तो हमारे पास ना बीच में आके उसके पास ना ये से रेट्रोवायरस वाला आके ऐसे लग जाएगा जीन, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरती है। तो एक रीजन तो ये है उजाला कि रेट्रोवायरस टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अच्छे से अटैक कर लेते हैं, ठीक है। और एक रीजन ये है कि इनके पास एंजाइम इंटीग्रेज होता है, इंटीग्रेज एंजाइम, जो इंटीग्रेट कर देगा हमारे डीएनए के अंदर इस डीएनए को, जो कि हमारे पास नॉर्मल डीएनए है, जो कि एडीए एंजाइम बनाएगा। अब जो हमारे पास जो सेल्स हैं, उन सेल्स को हम ग्रो करवाएंगे। ये देखिए, जो जो इन्फेक्टेड सेल हैं, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड सेल को हमने वो किया हुआ है, उसमें हमने क्या किया, उसमें रेट्रोवायरस के वो कर दिए हमने, और रेट्रोवायरस का जीन हमारे पास इधर आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सेल का कल्चर करेंगे, मतलब इनको नंबर में बढ़ाएंगे। दो सेल्स है ना मेरे पास, तो अब इनकी डिवीजन होगी, और फिर मैं क्या करूंगा, इनको नंबर बढ़ा दूंगा, ठीक है। उजाला, वेरुलेंसी हम कम कर देते हैं ना, वायरस की वेरुलेंसी हमारे हाथ में होती है। ये जो वैक्सीन आप लोग वो करते हैं, लेते हैं, कोविड की या कोई भी वैक्सीन, तो वो कैसे वो खत्म हो जाती है, कैसे वो हो जाता है। तो वेरुलेंसी हमारे अपने हाथ में होती है, पैथोजेनिसिटी जो होती है वायरसेस की, उसको हम कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इन सेल्स को हमने कल्चर बनाया इनका, मतलब बहुत सारे बाकी सेल्स, इसको लैब में इसका कल्चर ब्लॉक ग्रो किया, ठीक है। और फिर ये हमारे पास ये देखो, ये अब वो सेल्स आ गए हमारे पास जिनके पास क्या है, एडीए एंजाइम है। एडीए एंजाइम के लिए नॉर्मल जीन है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स, ये जेनेटिकली अल्टर्ड सेल है ना, इनको हम क्या कर देंगे, बेबी के अंदर, बोन मैरो के अंदर दोबारा से वापस लगा लेंगे। और हमारे पास अब फिर ये अब इसके बोन मैरो में हमारे पास नॉर्मल सेल आ गए। और नॉर्मल सेल जब आ गए, तो अब हमारे पास क्या होगा, SCID ट्रीट हो गया, और हमारे पास अब जो इम्यून सेल, टी सेल्स एंड बी सेल्स बनेंगे ना, अब वो क्या होंगे, अब वो हमारे पास, यस, टी सेल्स मतलब अच्छे से डिफरेंशिएटेड होंगे, अच्छे से बनेंगे, और ये फिर इन्फेक्शन को फाइट कर पाएगा, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को ये जीन थेरेपी? डू यू गाइस, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? कोनो क्वेश्चन है का? नहीं है? क्लारो? ये देखो बॉडी में कैसे डालेंगे, देखो, सेल कलेक्टेड फ्रॉम द ब्लड और द बोन मेरो ऑफ द, वही जिसका हमें जीन थेरेपी करनी है। पेशेंट टारगेट सेल्स, फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स और टी सेल्स डायरेक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, थेराप्यूटिक जीन, वही जीन जो हमने वो करना है उसको किसी वायरस के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अज्यूम करो ये हमारे पास एडीए जीन को हमने इस वायरस के अंदर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको ना इन्फेक्ट करवाया अपने टी सेल्स को। टी सेल्स को इन्फेक्ट करवाने के बाद उनकी हमने ग्रोथ करवाई। ग्रोथ के बाद ये देखो इन सेल्स को लिया डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू बोन मैरो में लगा दिए, बोन मैरो के अंदर, ठीक है, बोन मैरो के अंदर डाल दिए, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स आर रिटर्न टू द पेशेंट हु मे रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशनिंग, ठीक है। तो यस, बोन मैरो को निकालते भी ऐसे हैं और बोन मैरो को डालते भी ऐसे हैं, ठीक है। कभी बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट होता है, जी, SCID, इसको काफी हद तक इससे ट्रीट हो जाता है, SCID, ठीक है, काफी हद तक। कोई छुट्टी नहीं है, सही है समरा मैडम, कौन सी खुशी में छुट्टी? तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। एक बार फिर से ये देखें, अगेन से, सेल हार्वेस्टेड फ्रॉम द पेशेंट, वही काम किया प्रॉपर, वायरस से इन्फेक्ट करवाया प्रॉपर सारा कुछ, जीन बिकम ट्रांसजेनिक, सेल बिकम ट्रांसजेनिक, और उनको लगा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ मेटाफोरिकली इसने वो दिया है, ठीक है। कोई छुट्टी नहीं है, उजाला मुस्तफा हकरो, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? नहीं छुट्टी, मतलब आप लोगों को मुझे तंग करने आए हैं, ओके, ओह, नाउ आई गॉट यू गाइस। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ना, जीन थेरेपी क्लियर है? तो जीन थेरेपी से इस तरह से हम SCID को ट्रीट कर सकते हैं, ना सिर्फ SCID को, बाकी भी इससे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, उन डिजीज को भी ट्रीट कर सकते हैं। इन विवो एंड इन विट्रो, ओके।
भाई हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है इन वीवो। इन वीवो का मतलब होता है कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर हो, ठीक है, बॉडी के अंदर हो। और इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी चीज जो ग्लास में, टेस्ट ट्यूब में या किसी भी चीज के अंदर लैब में हो, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बताया था। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो प्रोसेस है, वायरस लेके सेल की ग्रोथ, कल्चर बनाना प्रॉपर, और प्रॉपर सेल बन जाए हमारे पास ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये सारा जो प्रोसेस है ये इन विट्रो है। इन विट्रो मतलब हम टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिश में, ग्लास में, इस तरह चीजों में एक्सपेरिमेंट करके वो करते हैं। और इन विवो क्या है, हमने इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर, दिस इज इन विवो, ठीक है। और इन विवो बॉडी के अंदर कर दिया हमने। तो इन विवो वो चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो, इन विट्रो लैब में हो, ठीक है। इन विवो पे हमें बहुत इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता, इन विट्रो में हमें बहुत कंट्रोल रहता है, हमारी मर्जी का टेम्परेचर होता है, सब कुछ। सारा प्रोसेस मशीन में, यस, पेट्री डिशेस और बड़े अच्छे अच्छे पेट्री डिशेस में होता है, ठीक है, मशीन्स में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वो हो। तो यहाँ तक क्लियर है ना, जीन म्यूटेशन सब लोगों को, सॉरी, जीन थेरेपी क्लियर है। सेल विद नॉन फंक्शन जीन एडिंग डीएनए कंटेनिंग द फंक्शनल वर्जन ऑफ द लास्ट लॉस्ट जीन। और अब देखो, अब सेल फंक्शनिंग नॉर्मली। इस जीन के पास कोई कॉपी नहीं थी, मतलब इसके पास एडीए एंजाइम नहीं था, एडीए एब्सेंट था, देखो इसने क्रॉस लगाया है। अब हमने क्या किया, हमने बाहर से वो एडीए डाल दिए इसके अंदर, और अब ये काम कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक दूसरी टेक्निक भी आई हुई है, आप लोगों ने सर्च करके आना है कि 1920 का जो नोबेल प्राइज मिला है, सॉरी 1920 का नहीं, 2020 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस चीज के ऊपर मिला है, केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब हमारे पास और भी तरीके हैं, और उससे उससे जो है वो बहुत कुछ हो सकता है। और उन दोनों खवातीन के बारे में भी सर्च करके आना है कि वो कौन थी, दे वर जस्ट माइंड ब्लोइंग पीपल। और टेक्निक के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छी टेक्निक है, जीन एडिटिंग की टेक्निक है। उसमें ना हम कुछ भी कर सकते हैं, जीन एडिट करके किसी भी तरह की डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अब अपने वो अर्ली मेच्योर, प्री मेच्योर फेज में है, तो अभी इसका यूज ज्यादा नहीं हो रहा। तो यहाँ तक आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है ना, हंटिंगटन डिजीज, एससीआईडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब क्लियर है। अच्छा चलें, अब जरा डॉली की स्टोरी भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के बुक में तो शायद डॉली नहीं है, लेकिन क्लोनिंग वगैरह है, तो डॉली को भी थोड़ा देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले जो शीप बनी थी जिस क्लोनिंग के थ्रू, तो उसका नाम था डॉली। 19 1997 में बनी थी, इसको बनाया गया था, ठीक है। कहाँ बनाया गया था, तो यस, Dolly was cloned from a cell taken from the mammary gland of the 6-year-old Finn Dorset sheep, an egg from cell taken from the Scottish backface sheep. जी जी, एक का नाम था जेनिफर डोडाना, और एक का नाम था इम्यूनियोल शार्पेंटर, एक का नाम ये था। आपको नहीं पता शार्पेंटर, जो 2020 की नोबेल प्राइज है ना, ये देखो, हाँ लाइवा, वेरी गुड, जेनिफर डोडाना। और ये देखो, ये दूसरे नाम को कैसे प्रोनाउंस प्रोनाउंस करेंगे, इम्यूनियोल कारपेंटर, ऐसा प्रोनाउंस करेंगे दूसरे नाम को, ठीक है, समझ आया आप लोगों को, इम्यूनियोल शार्पेंटर। जी मैंने पहले भी बताया था। तो आप लोगों ने टेक्निक के बारे में सर्च किया, ये थी वो डोली। जी जी, क्रिस्पर, क्रिस्पर, और क्रिस्पर ऐसी टेक्निक है कि वो एससीएडी को रिप्लेस कर सकता है, मतलब जीन थेरेपी को रिप्लेस कर सकता है। इट इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग टेक्निक। हाँ, फरिया शपाटर, ठीक है, आज के बाद तुम्हारा नाम शपाटर रख देते हैं, फरिया शपाटर। ये थी डोली, ठीक है, डोली, ये थी हमारे पास डोली, डोली डोली शीप। डोली शिप को कब बनाया गया, रोसलेन इंस्टीट्यूट में बनाया गया, स्कॉटलैंड के अंदर, और ये तकरीबन 1998 में, ठीक है, ठीक है। और मैं क्रिस्पर पे कभी आप लोगों में बात भी करूंगा। अब देखें डोली को बनाने का जो प्रोसेस था वो क्या था। तो हमारे पास हमने क्या किया,
डोली में सिंपल है, जो क्लोनिंग होती है ना, आप अपना क्लोन भी बना सकते हैं एग्जैक्ट। क्या है, सबसे पहले ना एक शीप थी, उसके मेमोरी ग्लैंड से सेल लिए गए, ठीक है। तो फाइन डॉर्सिस्ट न्यूक्लियर डोनर, ये फाइन डॉर्सिस्ट इसका नाम था, डॉर्सेट। इसमें से इसके मेमोरी ग्लैंड से क्या लिए गए, सेल्स लिए गए, ठीक है। इसके मेमोरी ग्लैंड से सेल लिए, उन सेल को लैब में रखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक स्कॉटिश ब्लैक फेस, ब्लैक फेस की ये कैट, कैट नहीं, वो थी हमारे पास। तो इससे हमने क्या किया, इससे हमने लिया क्या, इससे एग लिया, ठीक है। नहीं, ये फेंडोर्सिस्ट मेमोरी ग्लैंड सेल्स कहाँ हो सकते हैं, फीमेल शीप में होंगे या मेल शीप में होंगे, ठीक है। मेल में कहाँ से मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, हाँ यही तो ये फीमेल है, फीमेल, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो दिस इज फीमेल और ये भी फीमेल है, इसके इसमें से एग लिया, ठीक है, वही ओम लिया, और इसमें से हमने क्या किया, इसमें से जो है वो इसके मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी ग्लैंड लिए, मेमोरी ग्लैंड से सेल्स लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ई न्यूक्लिएशन, ई न्यूक्लिएशन मतलब इसका न्यूक्लियस हटा दिया, जो एग था, एग में से इसका जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस हटा दिया। जब वो न्यूक्लियस हटा दिया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, ये जो हमारे पास इन दोनों में से ई न्यूक्लिएशन किया। ई न्यूक्लिएशन का मतलब क्या है, इसमें से भी देखो, अज्यूम करो कि ये वाला इससे आया है और ये वाला इससे आया है, तो दोनों में से न्यूक्लियस हटा दिया, जो जो जिसके मेमोरी ग्लैंड से सेल, जो सेल्स लिए थे, उसमें से भी न्यूक्लियस निकाल दिया, ई न्यूक्लिएशन कर दिया, और जो जिसका ओम था उसमें से भी वो निकाल दिया, दोनों में से निकाल दिया। अब लैब में हम क्या करेंगे, ये जो जिससे हमने ये न्यूक्लियस निकाला है, अब ये वाला न्यूक्लियस हमारे काम का नहीं है, हमने इसका न्यूक्लियस लगाना है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस लगा दिया और हमारे पास बन गया डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। अब डिप्लॉयड सेल बना तो उसको मैं क्या करूंगा, अब इसमें जो हमारे पास ये टेक्निक होती है ना, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। तो जो टेक्निक काम करती है हमारे पास क्लोनिंग में, जो डोली को बनाने में यूज होती है या किसी भी क्लोनिंग में, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो देखो हमने इधर से इसका न्यूक्लियस हटा दिया और इसका न्यूक्लियस भी निकाल के इसका साइटोप्लाज्म को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसके न्यूक्लियस को हमने यूज किया, और इसके न्यूक्लियस को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक सोमैटिक सेल बन गया, जिसमें से न्यूक्लियस कहाँ से आया है, न्यूक्लियस इस फिन फिन वाली फिन डॉर्सेट से आया है, और एग कहाँ से आया है, मतलब जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो कहाँ से आया है, वो स्कॉटिश ब्लैक फेस वाली शीप से आया है, ठीक है। फिर इस सेल को ना इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉट, और प्रॉपर इसकी क्या किया जाता है, प्रॉपर इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं लैब के अंदर, ठीक है। ये पेट्री डिश के अंदर, पेट्री डिश के अंदर वो फिर ग्रो करता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, थोड़ा सा डिवाइड होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली एक सफिशिएंट टाइम तक जब ब्लास्टूला वाली स्टेज आती है ना, ब्लास्टूला वाली स्टेज में हम क्या करते हैं, इतने सेल बन जाते हैं, ये देखिए इतने सेल्स। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक उसी फीमेल, जहां से हमने जहां से हमने क्या किया था, जहां से हमने ये जो एग निकाला था ना, उसी के यूट्रस में इसको हमने डाल दिया, और उसके बाद क्या हुआ, यस उसी के यूट्रस में डाल दिया, अब उसके यूट्रस में नॉर्मल ग्रोथ होगी और अल्टीमेटली डॉली की बर्थ, ठीक है। तो इस तरह से पूरा काम करता है। यहाँ पे जो टेक्निक यूज होती है, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसका याद रखें बस। जिस और वो जिस शीप का न्यूक्लियस यूज हुआ है ना, वो उस जिस शीप का न्यूक्लियस यूज हुआ है, बनने वाला जो क्लोन होगा, बनने वाला जो आने वाला वो होगा, वो एग्जैक्टली उसी की कॉपी होगी, रेप्लिका होगा। तो इसका रेप्लिका होगा फिंडोरसेट का। इलेक्ट्रिक शॉक सेल को ग्रो करवाने के लिए, सेल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, या सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है हल्का सा, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाते हैं। तो डॉली की कहानी सब लोगों को क्लियर है, डॉली ऐसे ऐसे पैदा हुई थी, ठीक है। लेकिन डॉली का यहाँ पे पूरी कहानी है, डॉली लिव हर इंटायर लाइफ एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट इन द मेडोथोलियन, पता नहीं क्या है, देयर शी was bred with a Welsh mountain ram and produced 6 lambs in total.
Her first lamb, named Bonnie, was born on the April 1998. The next year, Dolly produced twin lambs, Sally and Royce. पता नहीं नाम भी रखे इन लोगों ने. And she gave birth to a triplets, Lucy, Tracy, and Cotton in 2000. In the late 2001, at the age of 4, Dolly developed arthritis. Dolly को arthritis हुआ and began with a walk stiffly. This was treated with anti-inflammatory drugs. लेकिन फिर उसको बेचारी को अल्टीमेटली बचा ना पाए. तो ये डोली के बच्चे हैं. ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेना. बाकी मैंने ये इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से निकाली है, तो अगर पढ़ना है तो पढ़ लें. ठीक है. तो बाकी डोली बेचारी फिर मर गई थी 2001 में. ठीक है. और ये वाला काम ह्यूमन में भी पॉसिबल है, ह्यूमंस में, कि आप हाँ नेम देते हैं ना, क्योंकि फिर रिसर्च वगैरह होती है ना, तो रिसर्च में नाम देना ज़रूरी होता है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी बात हो रही है. हाँ लाइबा थोड़ा पता होना चाहिए ना, क्योंकि एक टर्नओवर था पूरा. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे. ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है. देयर आर टन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. मेडिकल डायग्नोसिस, एनिमल ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, environmental and energy management, plant agriculture, crop improvement, recombinant DNA technology, formation of food technology, fermentation technology. मतलब बायोटेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है ना, बहुत. जितनी रिसर्च होती है, वैक्सीन्स वगैरह बनती हैं, बायोटेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वन ऑफ माय फेवरेट साइंसेस. ठीक है. ओके. जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग, इम्यूनोसिंथेसिस, जीन थेरेपी. ठीक है. हंगटिंग टंग सब हो गया. वरीज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, आप लोग खुद पढ़ेंगे कि क्या क्या डेंजरस हो सकते हैं. कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था ये थोड़ा सा. ठीक है. और यूजेस, एप्लीकेशन, वही चीज़, प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन्स वगैरह. उजाला, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. क्या ड्रग का यूज़ नहीं होगा? मैं आपका सवाल समझा नहीं. ट्रांसजेनिक एनिमल हम पढ़ चुके. ठीक है. इसके अलावा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा. देयर आर टन्स ऑफ डिजीजेस. ठीक है. टन्स ऑफ डिजीजेस. जेनेटिक डिजीजेस तो मैंने 4000 कुछ बताई थी ना. तो देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, जिसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे. ड्रग्स का भी यूज होगा डेफिनेटली. और बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारी ड्रग्स आती हैं. इंसुलिन जैसे बायोटेक्नोलॉजी से बनता है. ठीक है. एरिथ्रोपोइटिन बायोटेक्नोलॉजी से बनता है. ये हमारी एक चीज होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. चैप्टर नंबर हम वेरिएशन इन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे. तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के अगेन हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनती हैं. तो देयर आर लाइक बहुत सारी मेडिसिन अब ऐसी हैं, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स, वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं. ठीक है. अभी जो कोविड की वैक्सीन है, मोडर्ना की, जो न्यू 2 वैक्सीन हैं, मोडर्ना. कभी मैं कोविड पे भी लेक्चर लूंगा. मोडर्ना है, और एक और दूसरी हमारे पास क्या है, फाइजर बायोनटेक. ये किसके थ्रू बनी है? ये आरएनए टेक्नोलॉजी पे बनी है ना. और इस साल का जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है 23 का, वो इसी चीज के ऊपर मिला है. आज सर्च करके आना, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज. ठीक है. ये टर्किश एक कपल है, टर्किश कपल. इन्होंने जर्मनी में रिसर्च की और उन्हें नोबेल प्राइज मिला है. ठीक है. तो ये देखना आप लोग, ज़रूर देखना, सर्च करके आना. और क्रिस्पर, 2 चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ के आना है. एक क्रिस्पर, जो कि हमारे पास किसने डिस्कवर, जो इस क्रिस्पर केस के ऊपर ना 2020 का नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के अंदर, ये देख के आना है. और 2023 का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री के अंदर, ये देख के आना है. ठीक है. जो कि मिला है एक जर्मन बेस्ड टर्किश कपल को. ठीक है. ओके. ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हो गया था, टिश्यू कल्चर हो गया था, जेनेटिक मार्कर्स. यस, जेनेटिक मार्कर्स जरा देखते हैं हम. लेकिन इससे पहले हमारे पास एक चीज और देखनी पड़ेगी, हम जीनोम एनालिसिस.
तो जीनोम एनालिसिस से पहले क्या है भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम पढ़ चुके। जीनोम एनालिसिस ये नहीं पढ़ा हमने। तो जीनोम एनालिसिस क्या है यार, जीनोम का मतलब जीनोम और एनालिसिस का मतलब एनालिसिस, हो गया जीनोम एनालिसिस। देखो कैसा दिया। तो जीनोम एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, सिंपल, हमारे पास जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसमें कितने बेसिस होते हैं, 300 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो जीनोम एनालिसिस इज द cornerstones of the modern genetics and biotechnology. It's involved the comprehensive study of an organism genetic material, unrevealing inheritances of the DNA, gene and the genetic code and the shapes life. तो इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, हम पूरा जीनोम को ना एनालाइज करते हैं, पूरे जीनोम को एनालाइज करते हैं, ठीक है। नहीं छुट्टी नहीं, छुट्टी बस ये जीनोम एनालिसिस पढ़ के मिलेगी। पूरे जीन को ना हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। पूरे जीनोम को एनालाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ना हम जो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लाइफ में, ठीक है, या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमारा क्या रिलेशन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा एवोल्यूशनरी ज़्यादा किससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो ना, ये जीनोम एनालिसिस है, ठीक है। आने वाले टाइम में मैंने अपने जेनेटिक उसको स्टडी किया, कोई डिजीज तो नहीं हो सकेगी मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पे आती हैं, जीनोम एनालिसिस में। तो genome analysis, cornerstone of modern genetics and biotechnology, involves the comprehensive study of organisms' genetic material, unrevealing the अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या है, genetic code shapes life, okay. With the advent cutting edge technologies, genome analysis has transformed our ability to decipher the secrets hidden within the DNA of the organism, revolutionizing fields such as medicine, agriculture, and evolutionary biology, ठीक है। आज हमें ना बेहतर वे में पता है कि यार हम कौन से कौन सी क्रॉप्स को ज़्यादा मतलब वो करें, कौन से सीड्स को ज़्यादा वो करें, तो वो अच्छी हमें प्रोडक्शन मिलेगी। किस तरह की मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जीनोम एनालिसिस का, ठीक है। तो जीनोम एनालिसिस सब लोगों को क्लियर है। बस सिंपल है, एक तरह का एनालिसिस जिसमें हम पूरे डीएनए को देखते हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ और है कि हमारे पास एवोल्यूशनरी अप्रोच, हम अपने एवोल्यूशनरी ट्री होता है उसमें अपने आप को ट्रेस कर सकते हैं। हम और बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जीनोम एनालिसिस। जीनोमिक मैप क्या होता है भाई, तो अ जीनोम मैप सर्व एज अ नेविगेशनल टूल इन द वर्ल्ड ऑफ जीनोमिक्स, ठीक है। हाँ पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनिज्म entire genome, illustrating the arrangement of location of genes, regulatory elements and the other genomics feature। तो ये देखें आप लोगों के पास क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम में कोई पर्टिकुलर जीन कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। कौन सा जीन है जो डिफेक्टिव है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस तो वैसे इतनी नहीं होती जीन्स की, ठीक है। उनका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होता है, जीनोमिक मैप होता है, ये जीनोम मैप होता है, ठीक है। एंड अदर जीनोमिक फीचर अलोंग विद इट्स क्रोमोसोम, ठीक है। जीनोम मैप्स come in various types including physical maps, genetic maps and sequence of maps, ठीक है। तो हमारे पास ये जीनोमिक मैप, लिंकर डीएनए एंड फिजिकल जीन, ओके। एचजीपी हमने पढ़ लिया था भाई। अब एक चीज लिखती है हमारे पास डीएनए एनालिसिस, बस इस चीज को देखना है। इस चीज को अभी पढ़ना है या नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बस एक ही टॉपिक रह गया इसका, जिन डीएनए एनालिसिस, बाकी सारा कुछ हो गया हमारा। समरीन आज छुट्टी नहीं होगी, समरीन ओ समरा, सॉरी समरा, आज पढ़ लें। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट लगेंगे, इतना आसानी से तो नहीं होगा। कैसे हम आर एफ एल पी को देख सकते हैं, आर एफ एल पी, ये आर एफ एल पी को मैंने कैसे याद किया बताएं, आर एफ एल वी से, आर एफ एल वी से, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोगों ने देख के आनी है, एक चीज होती है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स और एक चीज होती है शॉर्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म,
ठीक है। तो एक चीज होती है शॉर्ट टेंडम रिपीट और एक होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये देख के आना है आप लोगों ने। RFLP की फुल फॉर्म देख के आनी है। जो होमवर्क दिए मैंने वो करके आए आज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये कि हमारे पास DNA एनालिसिस कैसे होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, पीसीआर होगा, सीक्वेंसिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी होगी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। फरिया आप तो ऐसा बोल रही हैं, शपाटर शपाटर आप तो ऐसा बोल रही हैं जैसे नेक्स्ट टाइम, जैसे चाय का पूछ रहे हैं हम आपसे। हाँ नेक्स्ट टाइम ये पढ़ लेंगे भाई। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेट मी नो गाइस अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? उजाला ये 205 क्या है? अल्लाह हाफिज लाइबा, लाइब्रेरी, अल्लाह हाफिज लाइब्रेरी। उजाला, उजाला आज से आपका नाम ना लालटेन रख देता हूँ मैं, ठीक है, लालटेन। क्योंकि लालटेन पहले जमाने में उजाला करता था, तो आपका नाम लालटेन है। ओके। ओके नाश्ता, नाश्ता ओके। ओके नाश्ता। एक समरा, समरा का नाम समरीन। नाश्ता ओके ओके। ओके। आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई? केमिस्ट्री क्लास। माहा वेलकम टू द नून अकेडमी। मरियम, हंसा। हंसा का नाम तो मिकल्यू फ्रूटी है ना, मिकल्यू फ्रूटी। अच्छा और कौन है? सईदा अरमीन शीराज, शीराज वेलकम।